We are now starting with chapter time series analysis. In fact, it's a very small and easy chapter from statistics. टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, तो उसके लिए हम लोग पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज दिस टाइम सीरीज. टाइम सीरीज किसे कहते हैं? जब भी स्टैटिस्टिकल डाटा को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो उसको टाइम सीरीज कहा जाता है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज. जब हम स्टैटिस्टिकल डाटा को अरेंज कर देते हैं डेट वाइज, डेट वाइज मीन्स मंथ वाइज, ईयर वाइज, वीक वाइज, डेज वाइज, अगर ऐसी कोई अरेंजमेंट कर दी जाए स्टैटिस्टिकल ऑर्डर को तो उसे क्या कहा जाएगा? टाइम सीरीज. ठीक है. कौन से डाटा को? कोई भी डाटा, कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा. फॉर एग्जांपल सेल्स. इफ आई गिव यू सेल्स लाइक 2015 की सेल्स, 2016 की सेल्स, देन 2017 की सेल्स, देन 2018 की सेल्स, देन 2019, देन 2020 सेल्स, तो पता है इसे क्या कहा जाएगा? व्हाट इज दिस? दिस इज टाइम सीरीज. ठीक है. So time series is a statistical data that are arranged and presented in a chronological order. Is a statistical data that are arranged and presented in a chronological order. Chronological order का मतलब होता है date wise. Over a period of time. ठीक है. तो व्हाट इज टाइम सीरीज? वी आर स्टार्टिंग टाइम सीरीज एनालिसिस. टाइम सीरीज क्या होता है? जब भी स्टैटिस्टिकल डाटा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, मतलब डेट वाइज अरेंज कर दिया जाता है, तो उसको हम टाइम सीरीज कहते हैं. हम लोग इस चैप्टर में टाइम सीरीज की एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन. ठीक है. अगर हम आपको 2015, 2016, 2017, 2018 की सेल बता दें तो एक टेक्निक हम लोग अप्लाई करेंगे जिससे 2019 में क्या सेल होनी चाहिए ये हम निकाल लेंगे. बात समझ में आ रही है? व्हाट इज दिस टाइम सीरीज एनालिसिस? कि अगर हमने आपको इस तरीके का डाटा दिया कि पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 2018 वाज दिस मच, इन 2019 वाज दिस मच, इन 2020 इट वाज दिस मच, तो 2021 में हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए ये आप इसकी मदद से निकाल लेंगे. ठीक है. क्या ये एक्यूरेट होता होगा? क्या ये जो टेक्निक हम सीखने जा रहे हैं ये एक्यूरेट होती होगी? 2021 में पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी? नहीं. ठीक है. ये एक प्रेडिक्शन है. टाइम सीरीज एनालिसिस से आप टाइम सीरीज की फ्यूचर प्रेडिक्शन या एनालिसिस कर सकते हैं. ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है. ठीक है. जिससे हम क्या कर सकते हैं? टाइम सीरीज की एनालिसिस कर सकते हैं. टाइम सीरीज क्या है? पीरियोडिकल डाटा. ठीक है. टाइम के हिसाब से जो भी डाटा होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट के हिसाब से, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में जो डाटा होता है, ठीक है, समय के अनुसार, उसको टाइम सीरीज कहते हैं. और टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब क्या होता है? टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब यह होता है कि हम उस टाइम सीरीज को देख के आगे के टाइम का क्या डाटा होगा इसको प्रेडिक्ट कर लेंगे. ठीक है. ये बात. एक बात बताइए, अगर हम आपको ये बताते हैं 2019 में सेल इतनी, 2020 में सेल इतनी हुई, 2021 में सेल इतनी हुई, तो 2022 में कंपनी की सेल कितनी होगी, तो शायद आप इस एनालिसिस की मदद से क्या करेंगे? निकाल लेंगे. ठीक है. लेकिन क्या ये एनालिसिस आपको ट्रू एनालिसिस देगा? बिल्कुल नहीं. ठीक है. ये हम ट्रेंड के बेसिस पे कुछ टेक्निक सीखेंगे कि ट्रेंड के बेसिस पे हम अंदाज लगाएंगे. ठीक है. कि हां इतने के आसपास होनी चाहिए. क्लियर है? तो आइए थोड़ा सा जानते हैं टाइम सीरीज के बारे में, फिर उसकी एनालिसिस भी सीखते हैं. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्पाइगल. स्पाइगल ने इसकी डेफिनेशन दी है और देखिए क्या डेफिनेशन दिया. टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम्स. टाइम सीरीज एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो हम स्पेसिफाइड टाइम्स पे लेते हैं, यूजुअली एट इक्वल इंटरवल. हम कैसे डाटा लेते हैं? यूजुअली एट इक्वल इंटरवल, यानी कि हर साल का डाटा, या फिर अगर लेंगे तो हर महीने का डाटा, या फिर क्या होगा हर क्वार्टर का डाटा. एक बराबर इंटरवल पे हम क्या करते हैं? डाटा लेते हैं. ठीक है. इसी को कहा जाता है टाइम सीरीज. अकॉर्डिंग टू या लुन चाउ, ये क्या कहते हैं? टाइम सीरीज में बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ रीडिंग बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ सेम इकोनॉमिक वेरिएबल और कंपोजिट ऑफ वेरिएबल्स. क्या कहता है ये?
collection of reading belonging to different time period of same economic variable, अलग अलग समय का कलेक्शन होगा लेकिन सेम इकोनॉमिक वेरिएबल होगा। यानी अगर हम सेल ले रहे हैं तो सारा का सारा सेल ही होगा उस सीरीज में, ठीक है। अलग अलग टाइम का होगा, 2018 का होगा, 2019 का होगा, 2020 का होगा, लेकिन अगर एक सेल है तो सारा सेल ही होगा, उसमें बीच में परचेज नहीं होगा कोई, ठीक है। ऐसे डाटा को क्या कहा जाता है? टाइम सीरीज। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, there are various forces that affect the values of phenomena in a time series. This may be broadly divided into the following four categories, commonly known as component of a time series. Component of time series का मतलब क्या है कि ये जो टाइम सीरीज होती है कि कैसे वेरी करती है, ठीक है। तो बेसिकली चार प्रकार एक ही टाइम सीरीज होती है जो अलग अलग प्रकार से वेरी करती है, ठीक है। परिवर्तित क्यों होती है, उसके पीछे क्या कारण है? तो ऐसे चार कारण हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से टाइम सीरीज क्या होती है? चेंज होती है। 2018 में अगर 25 लाख की सेल है तो 2019 में 25 लाख की जगह 27 लाख हुई है, तो उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो ये जो वेरिएशंस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म वेरिएशन और सेक्युलर ट्रेंड और सिंपल ट्रेंड। तो एट टाइम्स आपको सिर्फ यही क्वेश्चन कर लिया जाता है कि सेक्युलर ट्रेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो आपको पता होना चाहिए उसे और क्या कहा जाता है? लॉन्ग टर्म वेरिएशन। और क्या कहा जाता है? सिंपल ट्रेंड, ठीक है। दूसरा है सीजनल वेरिएशन और शॉर्ट टर्म वेरिएशन। तीसरा साइक्लिकल वेरिएशन और चौथा है रैंडम और इररेगुलर वेरिएशन। सभी को समझिएगा। लॉन्ग टर्म वेरिएशन का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म वेरिएशन या सेक्युलर ट्रेंड किसको कहा जाता है? सिंपल ट्रेंड किसको कहा जाता है? सिंपल ट्रेंड उसको कहा जाता है जब ट्रेंड बड़ा ही सिंपल है। सर सिंपल क्या है? या तो बढ़ता जाएगा, या तो घटता जाएगा, और या तो स्टेगनेंट रहेगा, उसको कहा जाता है सिंपल ट्रेंड। रटिए मेरे साथ साथ, याद कीजिए। व्हाट इज सिंपल ट्रेंड? या तो बढ़ता जाएगा, या फिर घटता जाएगा, या फिर स्टेगनेंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बढ़ती जाती हैं या तो घटती जाती हैं, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन ग्रोइंग ट्रेंड है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। डेथ रेट, डेथ रेट का मतलब क्या होता है पता है? 1000 में कितने लोग हर साल डेथ होती है, ठीक है। तो ड्यू टू एडवांस मेडिकल सर्विसेज, इन सब की वजह से डेथ रेट पता है क्या हो गया है? कम हो रहा है। कंटिन्यूअसली डेथ रेट हमारी कम होती जा रही है। बर्थ रेट, बर्थ रेट भी कम हो रहा है। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? हर साल 1000 लोग पे कितने लोग और पैदा हो रहे हैं। तो अब लोगों में कॉन्शियसनेस आ गई है स्मॉल फैमिली साइज की, ठीक है। पहले बड़ी फैमिली साइजेस होती थी, अब छोटी फैमिली साइजेस होती है। बर्थ रेट भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे लोअर हो रहा है, ठीक है। तो एक जमाना था जब एक हर फैमिली में लगभग 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, धीरे धीरे ये साइजेस क्या हुई? छोटी हो गई, ठीक है। अब 2 बच्चे या फिर 1 बच्चे, तो इस तरीके से बर्थ रेट भी क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? द टोटल पॉपुलेशन। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? हर 1000 लोग पे कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। और डेथ रेट का मतलब क्या होता है? हर 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। तो बर्थ रेट कंटिन्यूअसली डिक्लाइन है, इसको कौन सा ट्रेंड कहा जाएगा? पहला वाला, सिंपल ट्रेंड, ठीक है। डेथ रेट कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, क्या बोला जाए अब इसको? सिंपल ट्रेंड। मेरी कंपनी का प्रोडक्शन हर साल बढ़ रहा है, हर साल माल ज्यादा ही बनाते हैं पिछले साल से, ये क्या है? सिंपल ट्रेंड, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है? सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन का मतलब ये होता है कि अगर एक ही साल के अंदर अप एंड डाउन दोनों देखने को मिल जाए, अलग अलग समय पे अलग अलग आपको डाटा मिलेगा एक साल के अंदर ही, तो उसे कहा जाता है सीजनल वेरिएशन। जैसे कोल्ड ड्रिंक की सेल एक साल के अंदर ही हर महीने में भी अलग अलग दिखाई देगी, एज बिकॉज अगर गर्मियां होंगी तो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बिक रही होगी, सर्दियों का समय होगा तो कोल्ड ड्रिंक नहीं बिक रही होगी या कम बिक रही होगी, ठीक है। नहीं बिकने वाली तो आजकल कोई चीज ही नहीं होती, हर समय बिकती है, तो कम बिक रही होगी, ठीक है। अगर हम विंटर वेयर्स की बात करेंगे, स्वेटर्स एंड जैकेट्स की बात करेंगे, तो वो किस समय बिक रहा होगा? विंटर्स में बिक रहा होगा और समर्स में वो
नहीं बिक रहा होगा या कम बिक रहा होगा। तो इसे क्या कहा जाता है? सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन क्या है? विद इन एन ईयर अलग अलग सीजन में क्या होता है? अलग अलग तरह के से क्या होता है? चेंज होता रहता है डाटा। तो क्लियर है व्हाट इज द सीजनल वेरिएशन? ठीक है। तो सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक का अगर हम डाटा आपको देते हैं तो ये क्या है? सीजनल वेरिएशन। ठीक है। लेकिन पता है सीजनल वेरिएशन कब देखने को मिलता है? अगर डाटा हम साल भर से छोटा देते हैं। अगर हम डाटा ही ऐसे दें आपको 2017 की कोल्ड ड्रिंक सेल, 2018 की कोल्ड ड्रिंक सेल, 2019 की कोल्ड ड्रिंक सेल, तो आपको सीजनल वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पूरे साल का डाटा है। ठीक है। फिर तो या तो वो बढ़ते क्रम में दिख रहा होगा या घटते क्रम में दिख रहा होगा। अगर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में दिख रहा है या फिर स्टेगनेंट दिखाई दे रहा है तो वो पता है क्या बन जाएगा? सिंपल ट्रेंड। अगर इसी कोल्ड ड्रिंक के सेल के डाटा को मंथ वाइज बना दिया जाए, ठीक है, या फिर क्वार्टर वाइज बना दिया जाए, तो पता है ये कौन सा ट्रेंड बन जाएगा? ये बन जाएगा सीजनल वेरिएशन या शॉर्ट टर्म वेरिएशन। आई होप आप डाटा पहचान लेंगे अब। देन साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन क्या चीज होती है? हर चीज की प्रॉस्पेरिटी आती है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब बूम। ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, एकदम हाई पीक पे हम चल रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉस्पेरिटी से रिसेशन आना शुरू होता है। रिसेशन का मतलब क्या होता है? मंदी का दौर शुरू हो गया है। ठीक है। और जब रिसेशन आता रहता है तो एक समय आता है जब हम कहां चले जाते हैं? डिप्रेशन में। डिप्रेशन का मतलब रिवर्स ऑफ बूम, एकदम नीचे चले गए। और फिर फेज आता है रिकवरी का। रिकवरी फेज का मतलब वापस से चढ़ना शुरू किए और कहां पहुंच जाते हैं? प्रॉस्पेरिटी। तो इकोनॉमिक्स में यह बात आपने सुनी होगी कि हर धंधे में यह चीज चलता है। एक बूम आता है तो फिर क्या आता है? डिप्रेशन भी आता ही है। फिर हम वापस से चढ़ते हैं और कहां पहुंच जाते हैं? अपने बूम पे। ठीक है। तो व्हाट इज साइक्लिकल वेरिएशन? हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए ये प्रॉस्पेरिटी है, ये अपर पॉइंट प्रॉस्पेरिटी है, ये बिलो वाले पॉइंट को कहा जाता है डिप्रेशन। ठीक है। और ये जो डिक्लाइन हम कर रहे हैं, गिर रहे हैं, इस फेज को कहा जाता है रिसेशन। और ये जो मेरा चढ़ने वाला फेज है इसे कहा जाता है रिकवरी। अगर आपको डाटा ऐसा दिखाई दे रहा है एकदम हाईएस्ट सेल, ठीक है, फिर आप देख रहे हो धीरे धीरे कम हो रहा है, कम होते होते एकदम कम हो गया, फिर चढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, और वापस से कहां पहुंच गया? बूम पे। तो ऐसा अगर आपको डाटा दिखाई दे तो आप समझ जाइए ये क्या है? साइक्लिकल वेरिएशन। शुड आई रिपीट? ये आप डाटा देख के पहचान लेंगे। शुरू से बात करते हैं। बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली गिर रहा है या स्टेगनेंट, ये क्या है? सिंपल ट्रेंड। ठीक है। फिर हमने दूसरा क्या बताया? एक साल के अंदर का ही डाटा होगा। डाटा कभी भी साल साल भर का नहीं होगा, एक साल के अंदर का डाटा होगा। एंड व्हाट यू विल फाइंड कि अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके का डाटा मिल रहा है। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? सीजनल वेरिएशन। फिर उसके बाद हमने बताया साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन क्या चीज है कि आपको दिखाई देगा कि आप एकदम पीक पे हैं, फिर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, होते होते बहुत कम हो गया, बहुत कम होने के बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते फिर हाईएस्ट पे आ गया, फिर वही साइकिल रिपीट हो रही है। अगर ऐसी चक्री घूमती हुई दिखाई दे डाटा में आपको तो समझ जाइएगा दिस इज साइक्लिकल वेरिएशन। देन उसके बाद क्या है? रैंडम और इररेगुलर वेरिएशन। व्हाट इज रैंडम या इररेगुलर वेरिएशन? जब कोई इररेगुलर चीज हो जाती है, जैसे भूकंप आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया तो सब चीज अर्थ एकदम क्या हो गई? अस्त व्यस्त हो गई, सारी चीजें, बाढ़ आ गई थी, बह गया था सब कुछ, मेरी फैक्ट्री वैक्ट्री सब, तो उस साल कुछ भी सेल नहीं थी, फिर वापस से सब कुछ ठीक हो गया। मतलब पिछले 4 साल से सेल कैसे चल रही थी? 2 लाख रुपए, फिर 3 लाख रुपए, फिर 4 लाख रुपए, फिर उसके बाद भूकंप आया तो उस साल 1 लाख हो गई थी, फिर वापस से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, तो थोड़ा सा वेरी तो हुआ था।
इस वेरिएशन को क्या कहा जाएगा? इर्रेगुलर वेरिएशन। इर्रेगुलर वेरिएशन का मतलब होता है इर्रेगुलर कारण की वजह से, नॉर्मल कारण नहीं है, एब नॉर्मल कारण की वजह से अगर कुछ हो गया जिसकी वजह से वेरिएशन आ गई तो उसे क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर वेरिएशन। बात समझ में आ गई? तो हमने आपको टाइम सीरीज बताया और फिर यह बताया कि टाइम सीरीज के डाटा अगर वेरी करते हैं, ठीक है, सीरीज हमें अलग अलग किस्म की दिखाई देती है तो उसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके की सीरीज को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो अब आपके लिए ये सारी लैंग्वेजेस बड़ी आसान हो जाएगी, बस हमें प्लेन रीडिंग करने की आवश्यकता है क्योंकि आपने सभी ट्रेंड को समझ लिया। आइए पढ़ते हैं। सेक्युलर ट्रेंड और सिंपल ट्रेंड। द जनरल टेंडेंसी ऑफ अ डाटा टू इंक्रीज और डिक्रीज और स्टेगनेट over a long period of time is called secular trend or simple trend. Most of the time series relating to economic, business and commerce might show an upward tendency. कह रहा है कुछ चीजें जैसे कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है, तो ये सब ग्रो करती हुई होती है नॉर्मली। इन केस ऑफ पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, इनकम, प्राइजेस, इनके केस में हो सकता है कि पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम, ये सब अपवर्ड ट्रेंड है। और डाउनवर्ड टेंडेंसी देखने को मिल सकती है कहां पे? माइट बी नोटिस्ड इन टाइम सीरीज रिलेटिंग टू शेयर प्राइसेस, कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल मेल्टडाउन और इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा, ऑल दीज इंडिकेट ट्रेंड। गॉट इट? सीजनल वेरिएशन ओवर स्पैन ऑफ 1 ईयर। यहां पे डाटा कभी भी ईयर बाय ईयर नहीं होगा, डाटा क्या होगा? विद इन एन स्पैन ऑफ 1 ईयर, ठीक है। दिस कुड बी मंथ वाइज, दिस कैन बी क्वार्टर वाइज, ठीक है। सीजनल वेरिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द रिदमिक फोर्सेस व्हिच ऑपरेट इन अ रेगुलर एंड पीरियोडिक मैनर। दीज फोर्सेस हैव द सेम और ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न ईयर आफ्टर ईयर। अच्छा, आप ईयर आफ्टर ईयर भी देखेंगे तो पैटर्न वैसा ही दिखाई देगा। जैसे अगर 2018 के अप्रैल में जो सेल हुई होगी वो मोटा मोटी वैसी ही सेल कहां दिखाई देगी? 2019 के अप्रैल में, ठीक है। मई 2018 में जो सेल दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी? मई 2019 में, ठीक है, क्योंकि बेसिकली गर्मी में जैसी सेल होती है वैसी गर्मी में अगले साल भी होगी, जाड़े में जैसी सेल होती है वैसी अगले साल भी क्या होगी? जाड़े में होगी। The seasonal variation could be seen and calculated if the data are recorded quarterly, monthly, weekly, daily और hourly basis, ठीक है। मतलब विद इन एन ईयर वाला डाटा होगा, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, डेली डाटा हो सकता है या फिर आवरली डाटा हो सकता है। सो इफ इन अ टाइम सीरीज डाटा ऑफ ओनली एनुअल फिगर्स आर गिवन, देयर विल बी नो सीजनल वेरिएशन। और आपको हम एनुअल फिगर सीधे दे दें, एक साल का डाटा दे दें, तो सीजनल वेरिएशन आप देख ही नहीं पाएंगे। The seasonal variation may be due to various seasons or weather condition. For example, sale of cold drink would go up in summer and go down in winter. These variation may also be due to man-made conventions and due to habits, customs or traditions. For example, sales might go up during Diwali and Christmas or sales of restaurant and eateries might go down during Navratris. कह रहा है कि दिवाली और क्रिसमस में रेस्टोरेंट वगैरह की सेल वगैरह बढ़ जाएगी, ठीक है। वही अगर नवरात्रि की बात करें, लोग व्रत रहते हैं तो उस समय सेल रेस्टोरेंट्स की डाउन हो जाएगी। तो ऐसा सिर्फ एक ही साल नहीं होगा, हर साल वही चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सीजनल वेरिएशंस। साइक्लिकल वेरिएशन याद है क्या है? ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से फिर ऊपर जाएंगे और ये साइकिल हमारी चलती रहेगी। These variation in a time series are due to ups and downs recurring after a period from time to time. After a period मतलब say for example 4 साल 5 साल, 4 साल 5 साल बाद टाइम टू टाइम वो चीज रिपीट करेगी, ठीक है। फिर वही चीज मिलने लग जाएगा। जैसे ऐसा कुछ हम डाटा बना के दिखाएं आपको, सेल का ही डाटा ले लो, ठीक है। इधर ईयर है और ईयर समझ लीजिए आगे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 वट एवर, ठीक है। तो पहले साल सेल थी 50 लाख, फिर आप देखेंगे कम होने लग गई, वो 48 हो गई, फिर वो 45 हो गई, करते करते आप कितने पे आ गए? 20 लाख। फिर आप देखिए बढ़ना शुरू हो गया 22 लाख, करते 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 कहां पहुंच गए आप? वापस से 50 लाख। फिर 50 लाख जैसे ही पहुंचे फिर ये साइकिल रिपीट होना शुरू हो गई, फिर अब 48 लाख, ठीक है। क्लियर है बात सबको? तो इसको कहा जाता है साइक्लिकल वेरिएशन।
These variations in a time series are due to ups and downs recurring after a period from time to time. Though they are more or less regular, they may not be uniformly periodic. These are oscillatory movements which are present in any business activity and is termed as business cycle. इकोनॉमिक्स में ये बात आपने पढ़ी थी, इसको बिजनेस साइकिल भी कहा जाता है. बूम टू डिप्रेशन एंड अगेन फ्रॉम डिप्रेशन टू बूम, व्हाट वी कॉल बिजनेस साइकिल. It has got 4 phases consisting of prosperity, that is boom, recession, depression and recovery. All these phases together may last from 7 to 9 years, maybe less or more. जनरली ऐसा देखने को मिलता है बिजनेस में कि 7 से 9 साल में ये साइकिल घूमती है. ठीक है, किसी बिजनेस में कम या ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा बोल रहा है. Random or irregular variation. These fluctuations are a result of unforeseen and unpredictable forces. Unpredictable forces which operate in absolutely random or erratic manner. कह रहा है कि ये किसका रिजल्ट होते हैं? अनफोर्सीन. अनफोर्सीन का मतलब जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, होगा तभी पता चलेगा. ठीक है, ऐसा कुछ या अनप्रेडिक्टेबल फोर्सेस विच आर रैंडम. रैंडम किसको कहा जाता है? अचानक कोई भी चीज अगर आ जाए तो उसको रैंडम कहा जाता है. इरेटिक मैनर. इरेटिक का मतलब होता है एनीथिंग विच इज अनऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, अगर कोई भी चीज प्लान्ड होती है, ठीक है, सिस्टमैटिक होती है, तो उसके रिवर्स को क्या कहा जाता है? इरेटिक. इरेटिक का मतलब अनसिस्टमैटिक. ठीक है, अचानक से कुछ भी बिना प्लानिंग के. ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी पैटर्न एंड इट कैनॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस. इसका कोई पैटर्न नहीं है, ये एडवांस में आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते. दीज वेरिएशंस आर ड्यू टू फ्लड, जैसे कि फ्लड की वजह से कोई वेरिएशन आ जाए. वॉर हो गया, ठीक है, वॉर हो गया तो निश्चित है बहुत सारी चीजें इफेक्ट हो जाएंगी. ठीक है, फेमाइंस. अच्छा, वॉर हो गया तो क्या चीजें इफेक्ट होंगी? जैसे मान लीजिए खेती हो रही थी, ठीक है, तो जंग छिड़ गई है, तो जमीनों पे खेती थोड़ी ना हो रही है, तो इफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, वही जंग का समय तो हो सकता है हथियारों की डिमांड बढ़ गई है, तो ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा गोलीबारी, इन सब चीजों की सेल क्या हो गई? ऑटोमेटिक बहुत इंक्रीज हो गई. ठीक है, तो ये इस तरीके की अगर कहीं भी वेरिएशन दिखाई देती है तो उसे क्या कहेंगे? रैंडम वेरिएशन. ठीक है, फेमाइंस, अर्थक्वेक्स, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स. ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स? लॉकआउट्स का मतलब भी स्ट्राइक्स ही है. ठीक है, स्ट्राइक का मतलब है वर्कर हड़ताल पे चले गए. लॉकआउट का मतलब हो सकता है कोई भी दूसरे कारण की वजह से फैक्ट्री बंद चल रही है. ठीक है, और नॉर्मली लॉकआउट के पीछे कारण भी क्या होता है? स्ट्राइक ही. वर्कर काम नहीं कर रहे हैं तो फैक्ट्री पे ताले लगे हुए हैं. राइट. नाउ मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज. मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज का मतलब क्या है? The following are the 2 models which are generally used for decomposition of time series into 4 components. The objective is to estimate and separate the 4 types of variations and to bring out the relative impact of each on the overall behavior of the time series. Model of time series analysis क्या कहता है? अब आप एनालिसिस सीखेंगे, ट्रेंड सीखना है, समझना है कि आगे कैसे होगा. अगर इतने समय का मिल गया डाटा तो आगे ये डाटा कैसे मूव करेगा. इसके लिए हमें पहले यह समझना होगा कि ये जो 4 फैक्टर हैं, ये चारों फैक्टर आपस में रिलेटेड है या आपस में अनरिलेटेड है. मतलब समझ में आ रहा है? 4 फैक्टर क्या क्या थे? एक सिंपल ट्रेंड, दूसरा सीजन की वजह से वेरी करेगा, तीसरी बात बूम रिसेशन भी आएगा ही आएगा, चौथी बात कुछ भी रैंडम भी होगा. क्या ये सब आपस में रिलेटेड है? आपस में रिलेटेड का मतलब क्या होता है? कि अगर वॉर होगा, ठीक है, तो मेरा क्या होगा? इर्रेगुलर हो जाएगा, मेरी सेल बहुत कम हो जाएगी. ठीक है, क्या इसी से बूम और डिप्रेशन भी डिफाइन होता है? क्या इसी की वजह से डिप्रेशन आ जाता है, फिर वॉर खत्म होता है तो बूम आ जाता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इन्हीं फैक्टर्स की वजह से कुछ होता है. ठीक है, हमारे यहां कुछ इर्रेगुलर चीजें होती हैं, सेल घट जाती है, फिर वो इर्रेगुलर चीजें खत्म होती हैं तो फिर सेल बढ़ जाती है. तो अब ये एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पढ़ना है. एडिटिव मॉडल ये कहता है कि अगर चारों कंपोनेंट इंडिपेंडेंट है,
मतलब चारों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एक होगा तो दूसरा होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सीजनल वेरिएशन है तो जरूरी नहीं है कि इरेगुलर वेरिएशन भी हो। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो आपको अगर चारों अलग अलग इंपैक्ट डालते हैं तो कह रहा है ओवरऑल अगर टाइम सीरीज का इंपैक्ट समझना है कि क्या होगा तो चारों चीजों को जोड़ के सोचिए। अगर ये चारों अलग अलग इंपैक्ट डालते हैं, चारों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, और आपको हम कहते हैं अब बताओ फ्यूचर के बारे में, तो क्या आप किसी एक चीज को सोच के बताओगे? नहीं। कैसे सोचोगे? चारों को मिला के। ये है एडिटिव मॉडल, ठीक है। कह रहा है टाइम सीरीज की एनालिसिस करने के लिए पहले विचार करो। क्या विचार करो? कि भाई ये चारों एक साथ चलते हैं या अलग अलग भागते हैं सब। तो एडिटिव मॉडल ये कहता है चारों मान लो अगर अलग अलग भागते हैं आपकी इंडस्ट्री के केस में, ठीक है, अगर ये चारों अलग अलग भागते हैं तो कुछ भी अगर समझना है, एनालाइज करना है आपको टाइम सीरीज को, फ्यूचर के बारे में समझना है तो चारों को जोड़ के समझो। TCSI, ठीक है, ये पता है ये क्या है? ये सब चारों को शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। टी हम बोल रहे हैं ट्रेंड को, सिंपल ट्रेंड को ट्रेंड बोल रहे हैं, टी। फिर क्या है? सी साइक्लिकल, एस किसको बोल रहे हैं? सीजनल, एंड फिर क्या है? आई बोल रहे हैं इरेगुलर, ठीक है। एडिटिव मॉडल इज एज्यूम दैट 4 कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ये कहता है कि अगर ये एज्यूम ये कर लेता है कि चारों फैक्टर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, एक होगा तो दूसरे वाला फैक्टर भी इफेक्ट होगा, एक फैक्टर का इफेक्ट आता है तो दूसरा फैक्टर भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। मतलब जैसे वार आ गई तो गोलीबारी होगी तो गर्मी अपने आप बढ़ेगी, तो गर्मी अपने आप बढ़ेगी तो कोल्ड ड्रिंक की सेल भी बढ़ेगी। वार तो इरेगुलर था, ठीक है, वहां से सीजनल वेरिएशन भी हो गया। बात समझ में आई हमने क्या बोला? कि अगर आपको इंटरडिपेंडेंट लगते हैं ये फैक्टर्स तो आप इन फैक्टर्स को कैसे चेक करेंगे? चारों को मल्टीप्लाई करके। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत हल्के से इस बात को समझनी है, ठीक है। क्लियर है सबको एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल? आइए, मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। अब हम मेजर करना सीखेंगे, अब हम ट्रेंड की मदद से आगे का बता देंगे, ठीक है। कहां पे आप मेजर कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि सीजनल वेरिएशन में आप मेजर कर सकते हैं? हम आपको गर्मी की सेल बताएंगे कोल्ड ड्रिंक की, तो आप जाड़े की सेल बता देंगे कोल्ड ड्रिंक की? ये तो नहीं बता पाएंगे, ये तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सीजनल वेरिएशन में हम ट्रेंड नहीं बता रहे हैं मेजर करना, हम देखिए किस में बता रहे हैं? सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड पता है कौन सा था? ट्रेंड, सिंपल ट्रेंड। अगर घट रहा है कंटिन्यूअसली, बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, या फिर स्टेगनेंट है, तो हमसे पूछिए, हम आगे का बता देंगे आपको। ये स्टैटिस्टिकल टूल है सिर्फ, ठीक है। ये आपको लमसम बता सकता है, एक अंदाज बता सकता है, एक एस्टिमेट बता सकता है कि फ्यूचर में डाटा क्या होगा, ठीक है। Am I talking of boom डिप्रेशन? नहीं, उसकी बात थोड़ी ना, उसकी मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं हम। क्या हम आपको यह बता सकते हैं कि अगर भूकंप आ गया तो क्या होगा सेल? नहीं, ये भी मेजर नहीं कर सकते, इसका भी कोई स्टैटिस्टिकल टूल नहीं है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टूल जो मेजर करने के लिए, वो किसके लिए है? सेक्युलर ट्रेंड के। बच्चों इतनी बात समझ में आई? अब कितने सारे टूल हैं वो देखिए, ठीक है। मेजर करने के भी कई सारे टूल है। द फॉलोइंग आर द मेथड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर स्टडिंग एंड मेजरिंग द ट्रेंड कंपोनेंट इन अ टाइम सीरीज, ठीक है। सिर्फ ट्रेंड को मेजर कर सकते हैं, या तो बढ़ रहा है, या तो घट रहा है, या तो कांस्टेंट है, तभी बता पाएंगे। कांस्टेंट है तो पूछो ना, वो तो बहुत ही आसान है। हर साल अगर 5 लाख की सेल है तो अगले साल कितनी होगी? 5 लाख, ठीक है। यानी बस बताएंगे भी तो किसमें बताएंगे? इस टूल की मदद कहां पे लेंगे? बताइए कहां पे लेंगे? इसके लिए, बढ़ने के लिए, या फिर घटने के लिए? ग्राफिक और फ्री हैंड कर्व मेथड हम बिना पढ़े पहले आपको समझाते हैं एक एक बात, ठीक है। ये क्या है?
ग्राफिक ऑफ फ्री हैंड कर्व मेथड ये कहता है सिंपल सा ग्राफ बनाओ फ्री हैंड से एकदम। देखो क्या कहना चाहता है, टू 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। ठीक है, सेल क्या है, ये रही 5 लाख, ये है 10, ये रहा 15, ये रहा 20 लाख, ये रहा 25 लाख, ये रहा 30 लाख। ठीक है, अब सबका हम सेल प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ पे, कह रहा है यही करना है। फ्री एंड कर्व में कहता है सेल को प्लॉट करो ग्राफ पेपर पे। 2017 की सेल पता है कितनी थी, 7 लाख। 7 लाख कहां आएगा, 5 लाख से थोड़ा सा ऊपर आएगा, और 2017 के सामने इसको प्लॉट कर दीजिए। देखिए कैसे प्लॉट करेंगे, समवेयर यहां पे आएगा। सबको समझ में आ रहा है। फिर वैसे ही 2018 की सेल इतनी थी। अब हम आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, बस हम प्लॉट करते जा रहे हैं जो थी। ठीक है, अब ये हमने सारी सेल प्लॉट कर दी। फ्री हैंड कर्व से हमको 2022 का आप जानना है सेल, तो कहता है ऐसे करो, काम करो, बस फ्री हैंड। फ्री हैंड देखा आपने, हमने क्या किया, सारे पॉइंट को मिला दिए। अब कह रहा है सारे पॉइंट को मिला दी ना, अब 2022 का तुमको सेल जानना है, और बताए तुमको 2022 का सेल। ये रहा 2022, ये देखो ये कहां जा रहा है स्ट्रेट लाइन इसकी, ये रहा। ठीक है, कितनी सेल होगी पता है, 30 लाख। समझ में आ गया व्हाट इज फ्री हैंड कर्व। फ्री हैंड कर्व का मतलब है कि 5 डाटा को प्लॉट करो ग्राफ पेपर पे, और जितने पॉइंट्स तुम्हारे बने उसको फ्री हैंड से, फ्री हैंड का मतलब स्केल लेके नहीं, फ्री हैंड से खींचो उस पे से लाइन, अपने आप तुमको फ्यूचर का डाटा मिल जाएगा। राइट, पढ़िए इसको। द डाटा ऑफ अ गिवन टाइम सीरीज इज प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ एंड ऑल द पॉइंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर with a straight line. This curve would be irregular as it includes short run oscillation. कह रहा है ये कर्व एकदम सीधा नहीं होगा, इरेगुलर होगा, तो थोड़ा सा मतलब एकदम स्ट्रेट ऐसे नहीं जाएगा। कह रहा है जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसे जाए, हमारी भी तो ऐसे नहीं गई है, दिख रहा है ना, थोड़ा सा आपको कुछ कर्व सा ऐसा कुछ दिख रहा है, दिख रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कुछ ऑसिलेशन हो, मतलब एकदम स्ट्रेट जाए ऐसा जरूरी नहीं है। And would show up a long period general tendency of the data. While drawing this curve, it should be kept in mind that the curve should be smooth and the number of points above the trend curve should be more or less equal to the number of points below it. क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब आप कर्व खींचेंगे तो जितना नीचे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया उतना आगे तक भी खींचिएगा, उसी फ्लो में एकदम, हाथ रोकिएगा नहीं। 6 पॉइंट को अगर पकड़ते हुए लेके आ रहे हैं तो उतनी लंबी लाइन और खींच दीजिएगा आगे भी, उसी फ्लो में एकदम, बिना हाथ को रोके। मेरिट, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट। ये सबसे आसान तरीका होता है, आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड हेंस इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड इट। लेमैन का मतलब क्या, कोई भी आम आदमी भी इसको समझ सकता है, कर सकता है, इसके लिए मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं चाहिए। डिसएडवांटेजेस, दिस इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, hence different person may draw free hand lines of different position with different slopes. कह रहा है अब हर आदमी अब फ्री हैंड बनाएगा तो अलग अलग बनाएगा, थोड़ा सबका हाथ एक ही जैसे चलेगा ये जरूरी नहीं है, तो ये बात सब्जेक्टिव हो जाएगी। किसी ने बनाया तो वो कुछ बोलेगा और किसी ने बनाया तो कुछ और बोलेगा, क्योंकि हर कोई थोड़ा तो डिफरेंट बनाएगा ना लाइन। If the length of the period for which curve is drawn is very small, it might give totally erroneous result. अब बहुत छोटे पीरियड का डाटा लेके आप कर्व बना रहे हो, पिछले 2 साल का बस, तो शायद कर्व बहुत अच्छा नहीं बनेगा। पिछले 8-9 साल का लिए हो तब कर्व बहुत सही खींचेगा आगे भी। बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है कि डाटा कितने पीरियड का लिए हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छोटा सा डाटा लिए हो 1-2 साल का तो कर्व बहुत बढ़िया नहीं आएगा आपका। मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, ये क्या कहता है? मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस भी बेसिकली ग्राफ पेपर पे
टाइम को प्लॉट करने को ही कह रहा है, लेकिन इसका तरीका अलग है। सेमी एवरेजेस को कहता है कि पहले डाटा को सेमी कर दीजिए, आधा कर दीजिए, बीच में से डाटा को काटिए। अगर टोटल 10 साल का डाटा है तो ऊपर वाले 5 साल को अलग कीजिए, नीचे वाले 5 साल को अलग कीजिए। ऊपर वाले 5 साल का एवरेज लीजिए। एवरेज कैसे लिया जाएगा? सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा। अगर 5 साल का है तो डिवाइडेड बाई 5। नीचे वाले 5 साल के डाटा को भी क्या कीजिए? ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाई 5। अब जो आया उन दोनों को प्लॉट कीजिए ग्राफ पेपर पे और दोनों को ज्वाइन कीजिए फ्री हैंड। अब जो लाइन क्रिएट हो रही है, कह रहा है कि ये ट्रेंड है। क्यों ऐसा कह रहा है पता है? कह रहा है कि बहुत पुरानी बात को भी बराबर इज्जत और तवज्जो मत दो। पुराने 5 साल को पहले अलग करो, नए 5 साल को अलग करो, क्योंकि जो चीज आज चल रही है वो नई वाली चीजें उससे ज्यादा मिलती जुलती होंगी। ठीक है, पुराने वाले को अलग एवरेज करो, नए वाले को अलग एवरेज करो, अब 2 लाइन बनाओ, उसके बेसिस पे आप लाइन खींचो। ठीक है ये बात? तो ये बेसिकली होगा क्या? इस तरीके से कुछ होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सेमी एवरेजेस। ठीक है, ये कैसे होगा? सेमी एवरेजेस में हम बेसिकली 2 पॉइंट प्लॉट कर लेंगे। पहले 5 साल का एवरेज ये आया, दूसरे 5 साल का एवरेज ये आया। ठीक है, तो अब लाइन हम कैसे बनाएंगे? फ्री हैंड, ये ऐसे। अब आप किसी भी ईयर का हमसे कहेंगे आने वाले ईयर का ये है, तो हम बता देंगे आपको देख के इससे कि ये कौन सा पॉइंट है। ठीक है, ये होता है सेमी एवरेजेस। Under this method, the whole time series data is classified into 2 equal parts and the average for each half are calculated. अच्छा, इवन नंबर अगर है डाटा के तभी आप हाफ हाफ कर भी पाओगे। जैसे 9 साल का डाटा है तो आधा आधा कैसे करोगे? तो पता है क्या किया जाता है? 1 साल छोड़ देना है। ठीक है, ताकि डाटा ही कितने साल का हो जाए? 8 साल। ठीक है, अब कौन सा छोड़ना है आइए पढ़ लेते हैं। If the data is for even number of years, it is easily divided into 2. If the data is for odd number of years, then the middle year of the time series is left. कोई भी मत छोड़ना, मिडिल ईयर। यानी कि अगर 9 साल का डाटा है तो ऊपर के 4 उठाइए, नीचे के 4 उठाइए, बीच का रह जाएगा, यानी 5वां साल कट जाएगा। ठीक है, ऊपर के 4 साल का एवरेज लीजिए, नीचे के 4 साल का एवरेज लीजिए और दोनों पॉइंट को प्लॉट कीजिए, फिर फ्री हैंड से क्या कीजिए? ज्वाइन कर दीजिए। And the 2 halves are constituted with the period on each side of the middle year. The arithmetic mean, what is arithmetic mean? Average को कहते हैं arithmetic mean. ठीक है, arithmetic mean is average. The arithmetic mean for a half is taken to be representative of the value corresponding to the midpoint of the time interval of that half. Thus we get 2 points. These 2 points are plotted on a graph and then they are joined by a straight line which is our required trend line. तो उसको आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कीजिए और वही क्या बन जाएगी? आपकी ट्रेंड लाइन। ठीक है, मूविंग एवरेज मेथड। व्हाट इज मूविंग एवरेज मेथड? मूविंग एवरेज में हम क्या करते हैं, जैसे इसमें हम आपको बताएं क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। एक होता है 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, एक होता है 4 ईयरली मूविंग एवरेज। वैसे और भी होता है 5 ईयरली मूविंग एवरेज। हम लोग अभी फोकस करते हैं 3 ईयरली एंड 4 ईयरली मूविंग एवरेज। इसमें क्या किया जाता है, जैसे डाटा है 2017 का, 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2021 का, 2022 का एंड सो ऑन। ठीक है, तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज में हम क्या करेंगे? पहले इस 3 साल का हम एवरेज लेंगे। ये एक डाटा आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर दूसरा क्या करेंगे? 2017 छोड़ देंगे, इस 3 साल का एवरेज लेंगे। ठीक है, ये आया। फिर क्या करेंगे? 2018 छोड़ देंगे, 2019, 20 और 21 इसका एवरेज लेंगे। ये तीसरा डाटा आया। ठीक है, इस तरीके से हम एवरेज करते हैं। 4 ईयरली मूविंग एवरेज में क्या करेंगे? हम 4 साल का एवरेज लेंगे और एक एक छोड़ते जाएंगे।
ठीक है, क्या मकसद है अभी थोड़ा सा बात करेंगे। हम थोड़ा सा आपको मूविंग एवरेज समझाना चाहते थे। मूविंग एवरेज का मतलब होता है एवरेज एक एक को मूव कराते रह जाएंगे हम, एक एक को इग्नोर करेंगे, फर्स्ट डाटा को इग्नोर करके क्या करेंगे, एवरेज लेते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। ठीक है, जैसे 5 ईयरली मूविंग एवरेज होगा तो पहले 5 का एवरेज आएगा, फिर फर्स्ट को छोड़ देंगे, अगले 5 का एवरेज आएगा, फिर फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देंगे, अगले 5 का एवरेज आएगा। ठीक है, मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज इज एन एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स। फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब ईदर 3 और 4 और 5 व्हाटएवर। ठीक है, नोन एज पीरियड, उसी को पीरियड कह रहे हैं। तो 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। अगर मंथली डाटा है तो 3 मंथ, 4 मंथ या फिर 5 मंथ ऐसे कर रहे होंगे। Which moves through a series by dropping the first item of the previously averaged group, जिसमें पिछले ग्रुप में जो हम एवरेज किए थे उसके पहले डाटा को छोड़ देना है, एंड एडिंग द नेक्स्ट आइटम इन द सक्सेसिव एवरेज, और अगले आइटम को ले लेना है। द वैल्यूज ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड द ट्रेंड वैल्यू फॉर द यूनिट ऑफ टाइम फॉलिंग एट द सेंटर ऑफ द पीरियड यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज। कह रहा है वो जो एवरेज आ रहा है वो उस डाटा के, उस जिसका एवरेज ले रहे हो उसके सेंटर का वो डाटा माना जाएगा। मतलब 2017, 18 और 19 इसका जब एवरेज लोगे तो वो डाटा किसका माना जाएगा, 2018 का, उसके सेंटर का। जब 18, 19, 20 इस 3 का एवरेज लोगे तो पता है उसका क्या माना जाएगा, 2019 का डाटा। अब 4 ईयरली मूविंग एवरेज में तब क्या होगा सर, ये परेशानी 2017, 18, 19 और 20 इस 4 साल का हम एवरेज लेंगे तो सर ये किसका एवरेज कहलाएगा, ये किसका डाटा कहलाएगा। तो अभी सिखाएंगे थोड़ी देर में। ये पता है किसका कहलाएगा, 2018 और 19 के बीच का। ठीक है, ना तो 2018 का कहलाएगा ना 2019 का कहलाएगा, ये इन दोनों के बीच का कहलाएगा। हम उसको बोलेंगे दिस इज डाटा ऑफ 2018 एंड 19 के सेंटर का। ठीक है, क्या करेंगे इससे अभी देखते हैं हम लोग। इतनी बात क्लियर है। In case the period is odd, if the period of moving average is odd, for instance, for computing 3 yearly moving average, the value of first, second and third are added up and arithmetic mean is found out and the answer is placed against the second year, that is the value of 2, 3 and 4 years are added up and arithmetic mean is derived and this average is placed against third year in the middle of second, third and fourth and so on. क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए टोटल डाटा ऑड पीरियड का है, मतलब कि 6 साल है या 9, ऑड पीरियड का मतलब 9 साल है। ठीक है, या फिर मतलब इस तरीके से अगर है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 ईयर मूविंग एवरेज ले सकते हैं। और 3 ईयर मूविंग एवरेज जब आप लेंगे तो पहले, दूसरे, तीसरे साल का जब एवरेज निकालेंगे तो दूसरे साल पे चिपकाइएगा, फिर दूसरे, तीसरे और चौथे साल का लीजिएगा तो वो तीसरे साल पे डालिएगा, ऐसे करिएगा। इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ईयर्स, अगर इवन नंबर है तब, if the period of moving average is even, for instance, for computing 4 yearly moving average, the value of first, second, third and fourth are added up and arithmetic mean is found out and answer is placed in the middle of second and third. और जो एवरेज आएगा वो 2 और 3 के बीच में रहेगा। The second average is placed in the middle of 3 and 4. क्यों, क्योंकि अब 1 छोड़ दोगे, अब एवरेज किसका लोगे, 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 का एवरेज लेंगे तो कहां पे डालेंगे, 1, 2, 3, 4 का एवरेज लेंगे। कहां डालना है इसको बताइए, एवरेज 2, 3 के बीच में। अब 2, 3, 4, 5 का करना है तो कहां ला लेंगे, 3, 4 के बीच में। ठीक है, अब ये वाला डाटा ऐड कर लेते हैं और दोनों को डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, वो 3 के आगे डाल देते हैं, आ गया। तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार में किसी के सामने, और जैसे अगर हम 1, 2, 3 वाला लिए होते तो सीधे 2 के सामने आ जाता डाटा।
4 ईयरली मूविंग एवरेज में किसी ईयर के सामने डाटा नहीं आता है, 2 बार करना पड़ता है एवरेज, तब जाके क्या होता है किसी पर्टिकुलर ईयर के सामने आता है। ठीक है, एक बार 2 3 के बीच में आएगा तो फिर 3 4 के बीच में आएगा, फिर उन दोनों को फिर एक साथ लेंगे तो कहां पे आएगा 3 के सामने। ठीक है, ऐसे ही सारा आते जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे भी बढ़ेगा। The second average is placed in the middle of 3 and 4. As this would not coincide with the period of time, given time series, an attempt is made to synchronize them with the original data by taking 2 period average of the moving average. कह रहा है अब ये पीरियड से सिंक्रोनाइज तो हो नहीं रहा है क्योंकि पीरियड पे डाटा आ ही नहीं रहा है। ठीक है, पीरियड के सामने तो डाटा आया नहीं, तो कह रहा है कि अब क्या करते हैं हम, फिर 2 पीरियड एवरेज लेते हैं। मूविंग एवरेज जो आपने बनाया उसका 2 पीरियड का एवरेज ले लेते हैं। यही जो हमने अभी बताया आपको, ये 2 मूविंग एवरेज ये आए थे, 2 मूविंग एवरेज, इन दोनों का एक एवरेज लेके पीरियड के सामने डाटा ला देते हैं, 30 साल के सामने डाटा ला दिए। ठीक है, एंड प्लेसिंग देम इन बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड्स। द टेक्निक इज कॉल्ड सेंटरिंग। इसको सेंटरिंग कहा जाता है। 2 मूविंग एवरेज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके जो आता है डाटा, उसको सेंटरिंग कहा जाता है, क्योंकि उससे हम डाटा सेंटर में घुसाते हैं। एंड कॉरस्पॉन्डिंग मूविंग एवरेजेस आर कॉल्ड मूविंग एवरेज सेंटर्ड। और इसको क्या कहा जाता है, ये जो 2 गोले हैं इसको क्या कहा जाता है, ये 2 डाटा को मूविंग एवरेज सेंटर्ड। जब इसको हम सेंटर करके घुसा देते हैं तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, सेंटरिंग। आइए, द वेजेस ऑफ सर्टेन फैक्ट्री वर्कर्स आर गिवन बिलो यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज इंडिकेट द ट्रेंड इन वेजेस। आपको कह रहा है कि वेजेस का ट्रेंड बताइए आगे क्या होने वाला है। ठीक है, बताएं आपको आगे क्या होने वाला है वेजेस का ट्रेंड। चलिए देखिए कैसे बताएंगे। जितना ईयर दिया हुआ था और उसके आगे वेजेस दिया हुआ था वो हमने लिख लिया पूरा, ये ईयर लिख दिया और ये वेजेस लिख दिया। अब आगे काम करना है आपको। पहले 3 की इसकी टोटल लीजिए, करिए इन तीनों की टोटल 1200, 1500, 4100, 1400। बताइए, ये आएगा 4100। तो देखिए 4100 सेंटर में लिख दिए इन तीनों के, दिख रहा है सबको। और अब इसका एवरेज लेना होगा तो इसी को डिवाइडेड बाय 3 किए हैं। इधर देखो, अब जरा चेक करो सही आ रहा है कि नहीं। इसी के सामने इसका एवरेज लिख देंगे डिवाइडेड बाय 3 करके। ठीक है, अब पहले वाले को छोड़ दीजिए, 1200 को छोड़ दीजिए, बाकी 3 लीजिए। बाकी 3 का मतलब 1500, 1400 और 1750, ये 3 लीजिए। कितना, 4650। तो इन तीनों के सेंटर में 4650 है, वहां लिखिए और डिवाइडेड बाय 3 करके यहां लिख दीजिए। कोई दिक्कत हो रही है क्या किसी को, कोई हो रही है? ठीक है, अब क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद के 3 साल लो, 1400, 1750, 1800 और बीच वाले के साल के सामने डाल दो टोटल और डिवाइडेड बाय 3 करके यहां डाल दो। ठीक है, लास्ट पता है कौन सा होगा, लास्ट ये तीनों वाला होगा। इसके बाद तो है ही नहीं ना, 1600 छोड़ेंगे तो फिर 3 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये लास्ट लेंगे, इसका सेंटर यहां पे आएगा और इसका डिवाइडेड बाय 3 यहां पे आएगा। बस इतने डाटा आप क्रिएट कर लोगे। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज में क्या होगा, एक ऊपर वाला छूट जाएगा और एक आखिरी वाला छूट जाएगा, बाकी के सामने डाटा आ जाएगा। दिख रहा है ना। अब ये जब डाटा आ गया है तो बनाइए ग्राफ पेपर पे, ईयर के सामने ये, और ज्वाइन कीजिए लाइन से, यही आपको ट्रेंड दिखाएगा। गॉट इट? भूलोगे तो नहीं ना? शुरू से रिपीट करें, एक बार रिपीट कर दें। आइए बैकवर्ड।
ग्राफिक ऑफ फ्री हैंड कर्व क्या था? हर ईयर का डाटा प्लॉट कीजिए, फ्री हैंड लाइन बनाइए। मेथड ऑफ सेमी एवरेज क्या था? आधा आधा डिवाइड कर लीजिए डाटा को, दो और एवरेज ले लीजिए उसका, 2 पॉइंट प्लॉट कीजिए और उसको एक स्ट्रेट लाइन से मैच करा दीजिए। ठीक है, अब वही स्ट्रेट लाइन को आगे तक खींचिए। जब आप आगे तक खींचेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ट्रेंड। ठीक है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज क्या है? एवरेज लेना आपको एक एक डाटा छोड़ के। ठीक है, और जब आप एवरेज ले लेंगे तो उस एवरेज वाले डाटा को प्लॉट कीजिए और लाइन खींचिए उसको कनेक्ट करते हुए, तो आपको ट्रेंड दिखाई देगा कि अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अभी मूविंग एवरेज में ही हमने 3 ईयरली मूविंग एवरेज देखा, 4 ईयरली मूविंग एवरेज भी देख लें। ठीक है, फोर ईयरली मूविंग एवरेज का एग्जांपल नीचे उसी के है, देखिए एग्जांपल 2 में कह रहा है कि 4 ईयरली मूविंग एवरेज बनाइए। ठीक है, तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे बनेगा? चलिए दिखाते हैं आपको। 4 ईयरली मूविंग एवरेज जब भी आपको करना हो तो हर ईयर के बाद एक लाइन स्पेस दीजिएगा, पहले तो एक एक लाइन छोड़ते रहिएगा, क्योंकि ईयर के बीच बीच में इंसर्ट करना होता है ना, इसलिए 4 ईयरली मूविंग एवरेज जब भी आप करेंगे तो एक एक लाइन बीच में छोड़ेंगे। चलिए आइए, पहले 4 साल का, ठीक है, टोटल करिए। पांच, 6, 7 और 8, 2005, 2006, 2007 और 2008 का टोटल करेंगे। कहां लिखेंगे? कहां लिखेंगे? 6 और 7 के बीच में। ठीक है, 6 और 7 के बीच में लिख दीजिए। ठीक है, सही है ना? बोलो टोटल ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब 2005 को छोड़ दीजिए, अगले 4 साल का टोटल कीजिए। और जब अगले 4 साल का टोटल करेंगे ना, 6, 7, 8, 9, तो 7 और 8 के बीच में लिखना होगा। लिखिए 7 और 8 के बीच में, देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है कि ये 6 और 7 के बीच में है, ये 7, 8 के बीच में है, तो हमको इन दोनों को उठा के कहां लाना है? 7 पे। तो इन दोनों को वापस जोड़ दीजिए और 7 के सामने ले आइए। ठीक है, अब इसको डिवाइड कितने से करना पड़ेगा पता है? 8 से, डिवाइडेड बाई 8 करना पड़ेगा। हम बताएं क्यों डिवाइडेड बाई 8 क्यों करना पड़ेगा? पहले तो जब ये टोटल आया था 5120 और 5270, तो इसको कितने से डिवाइड करना था? 4 से, तब एवरेज होता। 4 साल का डाटा था ना, और फिर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो फिर कितने से डिवाइड करना है इसको? 2 से। तो एक बार 4 से डिवाइड करना था, एक बार 2 से डिवाइड करना था, सीधे डिवाइड कर रहे हो आप तो 8 से डिवाइड करो। दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता सुन लीजिए, या तो आप इस 5120 को ही पहले क्या करते? 4 से डिवाइड कर देते, और इसको भी कितने से डिवाइड कर देते? 4 से। ठीक है, फिर जितना आता उन दोनों को जोड़ लेते और फिर डिवाइड कर देते 2 से, तो इतना ही आएगा। आपको चेक कराएं, या तो सीधे 8 से डिवाइड कर दो। एक बार 4 से डिवाइड करके फिर 2 से डिवाइड करोगे तो, या सीधे 8 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है ना। देखिए हम क्या कह रहे हैं, डिवाइडेड बाई 4 एंड देन अगेन डिवाइडेड बाई 2, या फिर सीधे क्या कर लीजिए? डिवाइडेड बाई 8। यही करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो डाटा एकदम अब सामने आ गया, किसके? 2007 के। बिल्कुल वैसे ही अब 2005 को छोड़ के आगे बढ़ना होगा आपको और वही काम करना होगा। तो सबके सामने 2008 के सामने भी आ गया, 9 के सामने, 10 के सामने। 4 ईयरली मूविंग एवरेज की खास बात ये होती है, ऊपर से 2 छूट जाएगा, नीचे से 2 छूट जाएगा। 3 ईयरली में एक एक छूटेगा। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद? ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिए, इसको लाइन खींचिए चारों को मिलाते हुए, वो लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ा देंगे वही ट्रेंड दिखेगा कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? एकदम ठीक है। एक सेकेंड मेथड भी इसका है, वो ये वही मेथड है। हमने क्या किया है कि पहले टोटल किया 4 साल का,
और फिर 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करने के बाद जो फिगर आई है उसको जोड़ा, फिर ये आया, फिर उसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया। ठीक है, 4 का डाटा लेके ऐड करके 4 से डिवाइड करो, फिर 2 डाटा लो और 2 से डिवाइड करो, और या फिर 4 का टोटल लो, दूसरे 4 के टोटल के साथ जोड़ दो और सीधे कितने से डिवाइड कर दो, 8 से। फाइव ईयरली मूविंग एवरेज, अब ये आसान हो जाएगा एकदम बिल्कुल 3 ईयरली की तरह। ठीक है, क्योंकि इसमें 5-5 साल का डाटा है तो 2 ऊपर से छोड़ना है, 2 नीचे से छोड़ना है, बीच वाले के सामने डाटा चिपका देना है। ठीक है, आइए दिखाएं आपको 5 ईयरली मूविंग एवरेज। फाइव ईयरली मूविंग एवरेज कैसा है, देखिए 5 साल का डाटा लीजिए, 1 2 3 4 5, और बीच में चिपका दीजिए उसको टोटल करके। 5 साल का डाटा पकड़िए, सेंटर में ले आइए उसको। ठीक है, तो किसी ना किसी ईयर के सामने ही आएगा, क्योंकि 5 साल का है तो 2 ऊपर से छोड़ना है, 2 नीचे से, ईयर के सामने आएगा। अब सीधे क्या कीजिए, उसको डिवाइडेड बाई, बोलिए कितने से डिवाइड करना होगा, 5। ठीक है, लास्ट 5 साल कौन सा होगा, ये वाला लास्ट 5 साल होगा ना। ठीक है, तो जब ये वाले लास्ट 5 साल का आप एवरेज करेंगे, टोटल करेंगे तो यहां आएगा। ठीक है, और इसका 5 साल का फिर हम एवरेज कर लेंगे डिवाइडेड बाई 5 करके। इसके बाद हम बढ़ नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि 2008 छोड़ेंगे तो 4 ही साल बचेगा। तो इसमें भी होगा क्या, ऊपर से 2 छूट जाएगा और नीचे से 2 छूट जाएगा, जैसा 4 ईयरली में हो रहा था। 3 ईयरली में कितना छूट रहा था, 1-1 छूट रहा था। इस तरीके से एवरेज ले लीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, इनको प्लॉट कीजिए एंड यू विल फाइंड द ट्रेंड। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी किसी को? अगला मेथड देखिए, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये मैथमेटिकल अप्रोच है, यहां कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां कैलकुलेट करके हम लोग निकालते हैं कि ट्रेंड आगे क्या होगा। ठीक है, ट्रेंड की एक लाइन बनाई जाती है, एक इक्वेशन बनाया जाता है। ठीक है, ट्रेंड के लिए एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं और वो इक्वेशन होता है y = a + bx। क्या होता है इक्वेशन, y = a + bx। ठीक है, इसमें हम a और b अब ये निकालना सीखेंगे। y = a + bx होगा, वेयर a = समेशन y/n एंड b = समेशन xy/x²। इतनी चीजों को मार्क कर लीजिए कि आपको ध्यान क्या देना है, हमें एक इक्वेशन बनाना है, ऐसे याद रखिए, y = a + bx। फिर उसके बाद अगर हमें एक इक्वेशन बनाना है y = a + bx, तो हमें उसके लिए a चाहिए और b चाहिए। a कैसे निकालेंगे, सिग्मा y/n, और b कैसे निकालेंगे, सिग्मा xy/σ(x²)। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा,
इस एग्जाम्पल को करने से पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम आपको करा देते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल, फिर उस बुक वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। ईयर सेल्स, दो 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। ठीक है, सेल्स 50, 55, 70, 65, 80। ठीक है, ईयर है, सेल है, हमको अब इसके आगे की सेल निकालनी है, यानी 2022 की सेल बताइए, 2023 की सेल बताइए, ये करना है। तो अब इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। इक्वेशन क्या होता है? y इजिकल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, y वो चीज होती है जो आपको निकालनी होगी। हमने क्या कहा? 2022 की सेल निकालिए। 2023 की इस डाटा की मदद से क्या फ्यूचर का प्रेडिक्ट करोगे? बताओ आप ही, सेल ही तो प्रेडिक्ट करोगे। तो बताइए सेल को ही y कहा जाता है। हमने बताया था ना, इक्वेशन होता है, क्या होता है? y इजिकल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो y क्या है? वही आइटम है y जिसका आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसी का इक्वेशन बनाएंगे। भाई हमें सेल का इक्वेशन चाहिए, इसको y कहा जाता है, सेल। ठीक है, अब इसके बाद आप बनाइए x। सेंटर में 0 रखेंगे। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में ये उठेगा, सर अगर सेंटर है ही नहीं तो डाटा 5 साल की जगह 6 साल का होता, 4 साल का होता तो सीखेंगे अभी। ठीक है, अभी हम लोग बहुत सिंपल वाला सीख रहे हैं जिसमें सेंटर मिल गया, तो हम लोग क्या रख देंगे? 0। देन ऊपर -1 -2 ऐसे चलेगा, और डाटा होता तो -3, और नीचे चलेगा पॉजिटिव 1 2। ठीक है, अब अगली चीज, हमें जो 2 चीजें निकालनी है, क्या क्या निकालनी है बताइए? a, और क्या निकालना है? b, तभी तो हम लोग ये y बना पाएंगे इक्वेशन। तो बच्चों a का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा y अपॉन, बोलो, n। और b क्या होता है बच्चों? सिग्मा xy अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो अब जो जो चीजें चाहिए वो तैयार कीजिए। अच्छा, सिग्मा वाई चाहिए, यानी वाई की टोटल चाहिए। सिग्मा का मतलब टोटल होता है, समेशन। जब वाई की जोड़ लगा लीजिए। हाँ, 320। ओके, तो देखिए हमें सिग्मा वाई तो मिल गया 320। एन का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ ईयर्स है। एन मीन्स नंबर ऑफ डाटा। कितना है डाटा? 5 डाटाज हैं, डिवाइडेड बाई 5, 64। अब सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है। सिग्मा एक्स वाई यानी ये रहा वाई, ये रहा एक्स, इनकी मल्टीप्लीकेशन का टोटल चाहिए, तो कर लो भाई, एक्स वाई निकाल लो। जो जो चाहिए वो निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? -100, -55, 0, 65, 160। $110 आ रहा है? नहीं, 70। प्लस और माइनस दोनों है ना, माइनस वाले को माइनस करो। 70। फिर एक्स स्क्वायर का भी सिग्मा चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बनाइए। -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 4, कितना हो गया? 10। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 70 अपॉन 10, 7। अब इक्वेशन बना लीजिए, y इज इक्वल टू
a प्लस बी एक्स, ठीक है, तो a इज 64 और बी एक्स यानी 7x, y इज इक्वल टू 64 प्लस 7x, ये बन गया इक्वेशन। यही है मेरी ट्रेंड लाइन, इसी से ट्रेंड हम बता देंगे, ठीक है। अब आप हमको बोलिए कौन से ईयर का आपको चाहिए सेल? हाँ 2022 का, ठीक है। तो y की जगह पे हम लिखेंगे ईयर 2022, ठीक है। अगर 2022 में 64 प्लस 7x, 2022 का x कितना होना चाहिए? अगर 2021 का x 2 है तो 2022 का x कितना होना चाहिए? 3। यही ना रखते हम, तो ईयर बढ़ाते जाते तो नीचे पॉजिटिव बढ़ता जाता, तो यहां पे 3 होना चाहिए था। 7 इंटू 3 64 प्लस 21 यानी सेल होना चाहिए 85। बोलिए समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुई बात? अच्छा चलो हमको बताओ 2024 की सेल कितनी होनी चाहिए, ईयर 2024 की। कैलकुलेट करिए और बताइए ईयर 2024 की सेल क्या होनी चाहिए। 64 प्लस 7x, 7 इंटू कितना? 5, श्योर? हाँ 5 होनी चाहिए। 2022 की हम रखेंगे 3, 23 की रखेंगे 4, 24 की रखेंगे 5, तो 64 और 35 कितना होता है? 99। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अच्छा अब सीख लेते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप तुरंत कर लेंगे। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए का फॉर्मूला और b का फॉर्मूला याद रखिए बस, ठीक है। और ये याद रखिए कि y क्या होता है। y क्या रहता है? जो डाटा आप बना रहे हो, जिसका भी सेल का डाटा है तो सेल y है, ठीक है। परचेज का डाटा है तो परचेज y है। जो भी डाटा पे आपको फ्यूचर प्रोडक्शन करनी है वही आपका y है। और x आप बनाते ही हो, सेंटर में 0 लेके ऊपर माइनस फिगर, नीचे पॉजिटिव फिगर। अच्छा अगर ये डाटा 6 साल का होता तब? आइए कराते हैं। अगर ये डाटा 6 साल का होता, मान लीजिए ऐसे होता 2017, 18, 19, 20, 21 और 22, ठीक है, तो इसमें 0 नहीं आएगा, ये रहेगा +1 और ये रहेगा -1। लेकिन अब याद रखिएगा ऊपर जब चलेगा तो -2 -3 नहीं चलेगा, ये चलेगा -3 -5 एक एक छोड़ के, और नीचे चलेगा +3 +5। 0 अगर रहेगा तो 1 2 3 4 चलेगा, ठीक है। 0 नहीं रहेगा तो 1 3 5 ऐसे चलेगा, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक भी आप कहेंगे तो हम बता भी देंगे आपको लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि जब 19-20 रहता है, मतलब ये अगर ऐसा डाटा होता है तो हम बेसिकली अगर 0 रखना चाहेंगे तो इनके बीच में रख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम लॉजिक बता रहे हैं, करना ये है, ये क्लियर हो गया। अब ब्लैक पेन से जो कर रहे हैं वो करना नहीं है, बस लॉजिक समझा रहे हैं। 2019-20 के बीच में हम 0 डाल सकते हैं, ऊपर नहीं डाल सकते, कहीं भी इनके बीच में आ सकता है, ठीक है। अगर इनके बीच में 0 आएगा मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए 2019 से 20 के बीच में कहीं सेंटर में, तो 2019 बस 6 महीना पीछे है और 2020 6 महीना आगे है। 2019 और 20 के बीच का मतलब क्या हुआ? 2019 6 महीना पीछे और 2020 6 महीना आगे है, तो ये हो जाएगा -0.5 और ये क्या हो जाएगा? +0.5। समझे? ये आगे 6 महीना, वो पीछे 6 महीना, तो आधा साल को 0.5 बोलेंगे ना। फिर 2021 1.5 साल आगे हो जाएगा +1.5, ये हो जाएगा +2.5, ये हो जाएगा -1.5, ये हो जाएगा -2.5। अब ये पॉइंट में कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अगर हम पूरे डाटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बात वही रह जाएगी,
सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं राउंड ऑफ करने के लिए। तो ये -5 हो गया, -3 हो गया, ये -1 हो गया, फिर ये +1 हो गया, ये +3 हो गया, ये +5 हो गया। आया समझ में सबको? ठीक है, क्लियर है बात सबको? तो इस तरीके से आप इक्वेशन क्रिएट करेंगे। ये जो आपने बनाया है इसको हम बोलेंगे x, ठीक है, और y आपका जो भी डाटा है वो रहेगा, और अकॉर्डिंगली आप इक्वेशन बना लीजिएगा y इज इक्वल टू a प्लस bx, ठीक है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए आपको 2024 का निकालना हो, y इज इक्वल टू, हम कैसे बनाएंगे 2024 का? 2024 के लिए बनाना होगा a प्लस bx, ठीक है। तो हम x कितना लेंगे 2024 के लिए? कितना लेंगे? 9 लेंगे। क्यों? क्योंकि 2023 के लिए कितना लिया जाएगा? +7, ठीक है। तो 2024 के लिए कितना लिया जाएगा? 9, ठीक है। तो हम लोग को करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप देख लीजिएगा डाटा। ये क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 साल है, ठीक है। ये वाला ये आप उड़ा दीजिए, ये हमने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कॉलम बना दिया था कि देखिए आधा होता है इसलिए, तो आप छोड़ दीजिए, क्या मतलब है, ठीक है। आप बीच में से लीजिए -1 -3 -5, नीचे लिखा 1 3 5, ठीक है। ये बस समझाने के लिए था, दिस वॉज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, इससे हमने कुछ किया नहीं है कोई कैलकुलेशन, दिस वॉज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर हमने x का स्क्वायर बना लिया, xy बना लिया, ताकि सिग्मा x स्क्वायर आ जाए, सिग्मा xy आ जाए। इन सब की मदद से हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज 92.5, सही कर लीजिए। यहां 92.5 निकला है ना x, यहां पे रेक्टिफाई कर लीजिए, यहां 95.5 टाइप्ड है, दिस 92.5 x। अच्छा, 2010 का हमने +5 लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2012 का बताओ, तो 2012 का x कितना लोगे? नहीं, 2012 का x कितना लोगे? 2011 का 7 लोगे, 12 का 9 लोगे। तो बस हमने 9x को 9 रखा और सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद हम लोग को MCQs और करनी है, राइट।